हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग करेंगे। अभी आपको पता होगा कि 10th क्लास के सीबीएसई के सैंपल पेपर लॉन्च हुए हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, और उन्हीं को लेके बच्चों को है कि किस तरीके से इनको क्विक मैनर में सॉल्व किया जाए। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी हैं, कुछ इसमें ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन भी हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि वो जो क्वेश्चन पेपर सेंड किया गया है उसको कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से या बेस्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे किया जाए। और खासकर बच्चों को लगता है कि एमसीक्यूज जो हैं, क्योंकि 20 एमसीक्यूज आपको एग्जाम में आते हैं और जो बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज और बेस्ट वेज आई वुड से जिनसे आप कम से कम टाइम में उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएं, एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाएं और टाइम भी मैनेज कर पाएं। क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स में जो एमसीक्यूज आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, मैथमेटिक्स में जो एमसीक्यूज आते हैं वो अपने आप में क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत महसूस होती है और टाइम लगता है उनको, और टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है उसी रीजन से कई बार कि कैसे हम कंप्लीट पेपर को सॉल्व करें। बट आपको प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा आपको एमसीक्यूज के, क्वेश्चन आंसर के। आई होप यू वुड लर्न मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो। सो शैल वी स्टार्ट। वन बाय वन क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू के साथ में रीड भी करूंगा, ठीक है। और पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दिया हुआ है मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर में। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to xy cube, where x and y are prime numbers, that the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a, b। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में कहा है दो नंबर्स आपके पास अवेलेबल है a एंड b, वो कुछ x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, x और y क्यूब के फॉर्म में है। x और y कोई नंबर रहे होंगे, वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको a और b दो पॉजिटिव नंबर दिए हैं और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि यदि a और b का मल्टीप्लिकेशन करें, अगर a और b का मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, और इस मल्टीप्लिकेशन को a और b के एलसीएम से डिवाइड दें तो क्या आंसर मिलेगा, ये बताइए। ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिए। a और b का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इट मींस हम यहां लिखेंगे x क्यूब y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय xy क्यूब, ठीक है, और एलसीएम ऑफ a एंड b। अब जब भी आपको इस तरह का पैटर्न आता है जहां पे आपको एलसीएम देना पड़े इस तरह के नंबर्स का कि a और b का एलसीएम, और जहां पे a और b प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए हों, तो ऑलवेज चूज फॉर ग्रेटर पावर। ऑलवेज चूज फॉर ग्रेटर पावर। व्हाट डू मीन बाय दैट? मींस a का जो आप यहां से नंबर लेंगे, यहां पे ध्यान रखिए, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक है। x की यहाँ पे पावर है 1, तो मैंने 3 और 1 में से 3 को क्यों चुना, क्योंकि मैं ग्रेटर पावर को लूंगा एलसीएम में हमेशा। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 3 और 1 में 3 बड़ा है, ठीक है। और y की पावर यहाँ पे 2 है, y की पावर 3 है, तो मैं y की पावर क्या चूज करूंगा यहाँ पे 3। तो जो ग्रेटर पावर है वही एलसीएम एग्जैक्टली आपका होता है। तो आप कैसे करेंगे इसको, x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल और y की पावर 3 से y की पावर 3 कैंसिल, तो आपके पास बच गया अल्टीमेटली x y स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है x y स्क्वायर, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बी देखें, क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, ध्यान से देखते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिया है, उसका फंक्शन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, लीनियर पॉलिनोमियल f of x equals to y, ठीक है। अब किसी को नहीं पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है तो बता दूं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है f of x equals to y, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज 10th क्लास के स्टूडेंट्स को जनरली पढ़ने के लिए समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि f of x y 11th क्लास में आप फंक्शंस पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा f of x equals to y एक फंक्शन है, कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल है। कैसा हो सकता है, एग्जांपल के लिए बता दूं, ऐसा हो सकता है पॉलिनोमियल f of x equals to x plus 2, f of x equals to 2x plus 1। ये लीनियर फॉर्म होता है। लीनियर फॉर्म मतलब जिसकी वजह x की पावर 1 चल रही हो, ठीक है। ये आपको पूछ रहे हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ग्राफ आपको यहाँ पे मेंशन किया है। ग्राफ देखिए कुछ इस तरह का है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे पॉइंट दिया है 3,0 और यहाँ दिया है 0,4। ये एक ग्राफ दिया है उस लीनियर पॉलिनोमियल का f of x equals to y, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पूछ रहे हैं आपसे कि इस लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे। अब पहली बात तो ध्यान रखिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें केवल एक ही जीरो बनेगा ना। व्हाट डू मीन बाय जीरो? मींस x की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रखें कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर आपने लिखा f of x equal to ये मैंने एग्जांपल दी है, इस तरह का कोई फंक्शन रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देके आपको कि कितने नंबर ऑफ जीरो उसके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि the given polynomial f of x equals to y, ऑप्शन में आपको दिए हैं 2 zeros, 1 0, the zero is 3, सी ऑप्शन दिया है 1 0, the zero is 4, एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया है no zero। तो थोड़ा सा बात को समझिए, यहाँ x एक्सिस है, ये x एक्सिस पे पॉइंट 3,0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर उस फंक्शन में 3 वैल्यू आपने x की बेस पे रखा तो y इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्या हुआ? इन्होंने कहा फंक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर x की बेस पे आपने 3 रखा तो y 0 बन जाएगा, ठीक। तो वही हमको पॉइंट चाहिए कि x की जगह पे कोई वैल्यू रखे और y 0 बन जाए। कई बार स्टूडेंट सोच सकते हैं सर इसका क्या मतलब है, यहाँ पे x 0 हो रहा है, हमको y 0 चाहिए। x की ऐसी वैल्यू क्या है जिसपे हम y को 0 बना दें? तो x की a की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 3,0, जहां पे y 0 बन रहा है, x की वैल्यू 3 रखूंगा मैं तो y 0 होगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा आंसर बी,
क्योंकि आंसर बी में क्लियरली मेंशन है 1 0 एंड 0 is 3। ठीक है, 0 is 3, 0 is 3 का मतलब क्या है कि अगर हम 3 रखेंगे उस पर्टिकुलर x की पोजीशन पे तो y अपने आप 0 बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके का, और दो लाइनें ऐसी दी हैं, कुछ इस तरीके से दी हैं। तो ये किसी से भी पूछेंगे आपको बता देगा कि पैरेलल लाइंस हैं, और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कौन सा स्टेटमेंट आपको पता होता है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो सभी को पता है स्टेटमेंट कौन सा होता है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये इसका आंसर होगा। अब किसी को लगेगा ये कहां से आया, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो कंडीशन कौन सी बनती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आई होगा, आपको पता होगा। इसमें आपका आंसर होगा बी, इसमें भी बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी बी ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, बच्चे पैरेलल लाइन देख के समझ जाएंगे कि a1 upon a2 is equal to b1 b और is not equal to c1 upon c2। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ रूट की जब बात आती है तो मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं बच्चों को जिनको नेचर ऑफ रूट थोड़ा सा नहीं पता है। नेचर ऑफ रूट बेटा फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है आपसे, तो नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या, नेचर ऑफ रूट का मतलब यू हैव टू कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी कैलकुलेट करना है आपको, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, डी की तीन पॉसिबल कंडीशंस हमको मिलती है यहाँ पर, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल्स टू 0। डी अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो हम कहेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, डी अगर लेस देन 0 रहा तो हम यहाँ कहेंगे अनरियल रूट्स, और डी अगर 0 के बराबर रहा तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ये तीन बेटा कंडीशन पॉसिबल नेचर ऑफ रूट में होती है। आपको जो इक्वेशन दी है वो कुछ ऐसी है, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2। ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं तो आपको डिटेल में क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, आप रफर में सॉल्व कर सकते हैं। केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया क्या पॉसिबल कंडीशंस होती हैं। तो आप b निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास -6 का स्क्वायर 4, a क्या है 9 और c है -2। -6 का स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव होगा 36, माइनस देन अगेन माइनस यहाँ पे बनेगा, तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा आपके पास -4ac। तो अगर आप देखें यहाँ पे 4 9 36 72 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 72 इसको ऐड करेंगे तो भी देखिए डी जो है वो ग्रेटर देन ही आएगा 0 से, तो क्लियरली मेंशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू ये है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने a की वैल्यू कैसे ली, वो देखिए यहाँ से ली मैंने a की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से ली है। तो x स्क्वायर के आगे a है, देखिए x के आगे b है। ठीक है, और c की वैल्यू ये दी है। ठीक है, तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने पहले निकाला, b स्क्वायर क्या था -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो -4ac, तो अगर इनको मैं करूंगा तो ये 108 आ जाएगा। ठीक है, और d इज ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 अगर d है तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है 2 रियल इक्वल रूट्स नहीं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये पॉइंट आपका आंसर आएगा आपका पहला पॉइंट। 2 रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट वर्ड का सेम मतलब होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। तो इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन जो आप टिक करेंगे वो सी करेंगे, सी ऑप्शन इसका आंसर प्रॉपर्ली रहेगा। ठीक है, और अगर यहीं पे d जो है वो इक्वल टू 0 आता तो फिर हम रियल और इक्वल कहते हैं, d लेस देन आता तो अनरियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth term is, अब देखिए मुझे लैंग्वेज इसकी ट्रिकी है, वापस पढ़ रहा हूं मैं। इसमें कहा 2 APs हैं, दो अलग अलग AP की सीरीज है। लेट्स से मैंने कहा पहली सीरीज है A1 A2 A3 AN, ऐसी कोई सीरीज चल रही है, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, और उसमें कहा कि एक और सीरीज है AP की, तो हमने इस बार उसका नाम दे दिया B1 B2, है ना, B3 BN, कुछ इस तरीके से मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म -1 है, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या दी है आपको -1। फिर उन्होंने कहा जो सेकंड सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू -8 है। ठीक है, तो हमने कहा B1 की वैल्यू क्या है -8। अब वो कह रहे हैं दोनों की फोर्थ टर्म का डिफरेंस आप बताइए, दोनों की फोर्थ टर्म का डिफरेंस आप बताइए, मींस A4 माइनस B4 आपसे पूछ रहे हैं। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कही है तो वो है दे हैव कॉमन डिफरेंस इक्वल। कॉमन डिफरेंस जो है इन दोनों की सीरीज का वो सेम है। क्या है वो? सेम। तो मैं यहाँ पे ट्रिक या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। जब भी कभी सेम कॉमन डिफरेंस आएगा तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी कभी सेम कॉमन डिफरेंस आपको एग्जाम में आएगा तो आप ये स्पेशली बात ध्यान रखेंगे कि जो दो सीरीज चल रही है उनकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या nth टर्म तक जो डिफरेंस रहेगी वो सेम रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब है इसकी जो सीरीज चल रही है इसमें a1 माइनस b1 का जो डिफरेंस होगा, a2 माइनस b2 का डिफरेंस,
A3 माइनस B3 का डिफरेंस और A4 माइनस B4 का डिफरेंस, ये सभी टर्म का जो डिफरेंस चलेगा ना, A1 B1 A2 B2 A2 A3 B3 A4 B4, सीरीज जितनी चलती जाएगी उन सभी का डिफरेंस हमेशा ही सेम रहेगा। फर्स्ट का डिफरेंस सेम, सेकंड का डिफरेंस सेम, 1000 का डिफरेंस सेम, 1 लाख का डिफरेंस सेम। तो अल्टीमेटली आपको उन्होंने कहा तो A4 B4 है, लेकिन अगर आप A1 माइनस B1 भी कर देंगे तब भी आंसर आपका सेम रहेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ऐसा होगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या जितनी भी टर्म्स है उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो अल्टीमेटली A4 B4 का टर्म डिफरेंस है वो हम A1 माइनस B1 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि सेम है। तो A1 आपको दिया हुआ है -1 माइनस, और B1 क्या दिया है -8, हेंस 1 -1 + 8 = 7। तो 7 इसका आंसर है, मतलब A4 माइनस B4 जो टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो भी 7 ही आएगा। और अगर यहाँ पे ये 20th टर्म भी पूछते कि 20वीं टर्म का जो डिफरेंस वो क्या है, 100th टर्म का डिफरेंस वो क्या है, तो बार बार सेम ही आना, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें हम तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन में बताया था आपको, है ना, ये करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मींस एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड बी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 6, और इस पर्टिकुलर लाइन को एक्स एक्सिस में कट कर दिया। यहां पे कोई पॉइंट है, यहां एक्स एक्सिस से कट कर दिया, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, उस रीजन से ये जो लाइन है वो कट हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। वो बस ये पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है, ये बीच में से इसी इसमें दरार आ गई है, तो इसका रेशियो क्या है, ये रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। तो जब भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी किसी पर्टिकुलर एक्सिस से कोई लाइन कट होती है, जब भी किसी पर्टिकुलर एक्सिस से कोई लाइन कट होती है, तो आपको ध्यान रखना है उस एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। मींस एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिमेंबर क्या होंगे, x, 0। लेकिन यही y एक्सिस अगर एग्जाम में आ जाता है आपको तो उसके कोऑर्डिनेट आप क्या लेंगे, 0, y। अभी x एक्सिस आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने, है ना, तो हम यहाँ पे x, 0 कोऑर्डिनेट लेंगे। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको रेशियो निकालना है। अब आपको पता है जब भी कोई दो पॉइंट से बनी हुई एक लाइन हो और उसमें बीच में कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर देता है तो हम इंटरसेक्टिंग फॉर्मूला मींस सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1m2, y = m1y2 + m2y1 m1 + m2। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब इन दोनों में से किसका यूज करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रेशियो निकालना हो और एक्सिस वाली कंडीशन दी हो, मींस एक्सिस से कोई लाइन कट हो रही हो और रेशियो निकालना हो, तो आप हमेशा जो कोऑर्डिनेट 0 है उसको फोकस करेंगे। अब इसमें 0 अभी कौन है, y 0 है, तो मैं y कोऑर्डिनेट पे फोकस करूंगा, तो यहां रखूंगा y की जगह पे 0। ठीक है, m1x2, m1 हमें नहीं पता, m1 की जगह पे m1 लेंगे हमने। y2 क्या है, y2 जिसको नहीं पता मैं बताया था, देखिए यह है x1 y1, यह है x2 y2। तो y2 क्या है 6 प्लस m2 क्या है आपके पास नहीं पता आपको, ठीक है, और y1 क्या है आपके पास -3 और m1 + m2। ये डिवाइड से इधर जाएगा तो 0। ठीक है, क्योंकि डिवाइड से जब 0 मल्टीप्लाई आता है तो 0 बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा 6m1 - 3m2, ये -3m2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3m2 = 6m1, 3 1 जा 3 2 जा, तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास m2 = 2m1। ठीक है, m2 को अगर अंदर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 = m1/m2। ये 2 मल्टीप्लाई से इधर आ गया, m2 है उधर शिफ्ट हो गया, तो रेशियो क्या है हमारे पास m1 m2 का 1:2, और 1:2 ही हमारे पास आंसर है। तो हम देख लेते हैं अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन है 1:2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ऑप्शन ए, 1:2 जो है वो आंसर रहेगा। ध्यान रखना कई बार बच्चे 2:1 भी लगा सकते हैं आंसर, लेकिन हमारे पास आंसर 1:2 निकल के आया है, हेंस वही हमारा आंसर होगा। तो आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन थोड़ा 3-4 मार्क का था, उन्होंने फिर भी इसको 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव दे दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, देखिए आप पढ़ें एक बार, समझे उसको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि xy is a 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स lie in the third quadrant। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पहली बात तो मैं चार्ट बनाया था आपके लिए, कार्टेशियन प्लेन बना दिया। इन्होंने कहा है कि xy is 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, xy is 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे ओरिजिन है, इससे 5 यूनिट की डिस्टेंस xy पॉइंट है। हाउ मेनी सच पॉइंट lie in the third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो कि 5 यूनिट दूर होंगे ओरिजिन से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगर मुझे यहां पर ये 5 यूनिट डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे 5 यूनिट डिस्टेंस चाहिए तो अल्टीमेटली यहां पर मेरे पास कितने पॉइंट अवेलेबल होंगे जो ये 5 यूनिट डिस्टेंस मुझे देंगे, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आप कहेंगे तो एक ही पॉइंट बन रहा है यहाँ पे,
एक ही पॉइंट बना है यहाँ पर जो मुझे 5 यूनिट डिस्टेंस दे सकता है कि ज्यादा बन रहे हैं। देखिए आप क्या बोला उन्होंने, एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, स्पेसिफिकली थर्ड क्वाड्रेंट का ही आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें, अगर मैं 5 यूनिट की डिस्टेंस मान लेता हूँ, है ना, ये इसे ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस मैंने मान ली, तो अल्टीमेटली कितने पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब कुछ बच्चों का कहना यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसके अलावा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, देखिए कि अगर ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट भी हो सकता है जो 5 यूनिट का हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है ये पॉइंट 5 यूनिट का, 5 यूनिट का ऐसे भी हो सकता है, ऐसे तो यहाँ पर भी हो सकता है 5 यूनिट का। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऐसे छोटे 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स आप बना सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ये हो सकती है 5 यूनिट हो सकती है, ये हो सकती है, या इसके जस्ट एक पॉइंट आगे बिल्कुल एक, मतलब मान लीजिए इतना सा, बिल्कुल इतना सा अगर शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल इधर इधर हो सकता है, इधर सब 5-5 यूनिट बन सकते हैं पॉइंट, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये रेडियस हो, मान लीजिए सर्कल मैंने क्वाड्रेंट बना दिया और ऐसे 5-5 यूनिट, तो पता नहीं कितने पॉइंट्स बना सकता हूं, इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकता हूं। तो इट मींस इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इनफाइनाइट मेनी, मींस आप अनगिनत ऐसे पॉइंट देख सकते हैं जो 5 यूनिट की दूरी पे हो और थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करें, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट आप बना सकते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस पे, सब 5-5 यूनिट पे होंगे। अगर 5 यूनिट की रेडियस बना यहाँ पे, तो इसे तो बढ़ते चले जाएंगे पॉइंट, है ना, जैसे एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है कुछ उस तरीके से। तो इसका आंसर डी है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स का आंसर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा फोकस करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ इजी मैनर। यहाँ पे दिया है डी और ई, सी बी ए, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, और इन्होंने कहा है कि जो डी है वो ए बी के पैरेलल है, मींस डी जो है वो ए बी के पैरेलल है क्वेश्चन में। और आपसे कहा है कुछ मेजरमेंट है, ए बी की वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू स्मॉल ए है, और बी ई की वैल्यू स्मॉल बी है, ये बी स्मॉल बी है, आपके पास ई सी है स्मॉल सी, ठीक है, एंड और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है एक्स की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है जिसमें डी एक्स है, यहाँ पर ये एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू एबीसी के टर्म में क्या कैलकुलेट की जा सकती है, एक्स की वैल्यू एबीसी के टर्म में क्या कैलकुलेट की जा सकती है। आपको 4 ऑप्शन दिए, बट मैं आपको पहली बात समझाना चाहूंगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि दो ट्राइंगल को सिमिलर ड्रॉ कीजिए। जब भी ये पैटर्न चले जहां पे ये ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर चल रहा है, दिख रहा है आपको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ये, है ना, और एक ट्राइंगल के पीछे ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के पीछे ट्राइंगल, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो ट्राइंगल होते हैं ये आपस में सिमिलर नेचर के होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईसी। अगर इन पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, सीधी लाइन पैरेलल्स, तो 90 डिग्री बना रहे हैं, और ये एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, अगर मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं क्योंकि सी एंगल कॉमन, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, हेंस इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब AB, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB DE, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है, BC अपॉन EC, AC अपॉन DC, ठीक है। पैटर्न चल रहा है, ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब जो इनकी वैल्यूज है AB DE BC EC, जो भी वैल्यू रख दीजिए यहाँ जो भी है, ठीक है। AB की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, A स्मॉल a, DE की वैल्यू क्या दी है x इक्वल्स टू BC की वैल्यू कुछ दी है क्वेश्चन में, B से C की, हाँ ये देखो BC की वैल्यू देखिए ध्यान से देखना, ये B प्लस C लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ B प्लस C। EC की वैल्यू आपको लिख रही है यहाँ पे C, AC की वैल्यू कुछ दी है AC, कोई वैल्यू नहीं AC की, DC की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं DC की, ठीक है। तो अब क्योंकि AC और DC का कोई काम क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो A इधर आ जाएगा C और x ऊपर आ जाएगा, B प्लस C जो मल्टीप्लिकेशन में नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो आंसर होगा AC अपॉन B प्लस C इक्वल टू x, ठीक है। AC अपॉन B प्लस C जो है आपका आंसर होगा। आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है आपका B, ऑप्शन B जो है आई थिंक ये आंसर है ना। आप देखें B ऑप्शन में यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 9 में देखिए आपको डायग्राम दिया है, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूँ क्वेश्चन क्या कहना है, ठीक है। सर्कल है बस, ये P O Q E सॉरी R पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में कहा है O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड PQ मेक्स 50 डिग्री एंगल, कॉर्ड PQ, ठीक है, कॉर्ड PQ मेक्स 50 डिग्री एंगल विद द टेंजेंट PR। मतलब क्या बोला, देखिए PQ जो कॉर्ड है वो टेंजेंट PR के साथ कांटेक्ट में है, P पॉइंट पे वो 50 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये 50 डिग्री का एंगल हो गया। फिर वो बोल रहे हैं फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में कह सकते हैं कि 90 डिग्री बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। डायग्राम आपको ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है, पर 90 डिग्री तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो तो आपका पॉइंट चला गया। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच एंगल बनता है, आई रिपीट, जब भी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच एंगल बनता है, जो कि यहाँ बन रहा है, देखिए ये कॉर्ड और यह टेंजेंट, PR टेंजेंट है और PQ जो है वो कॉर्ड है। अगर इनके बीच कभी भी कोई एंगल बनता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो एंगल हमेशा अंदर बनने वाले कॉर्ड की हेल्प से बनने वाले एंगल के बराबर होगा। देखिए ध्यान से प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं क्या होती है।
ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच एंगल 50 डिग्री का है। सेम कॉर्ड से सर्कल की सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा, सेम कॉर्ड से सर्कल की सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 50 डिग्री है तो आप वो एंगल की एक और प्रॉपर्टी याद कीजिए, जहां पे angle subtended by the chord at the center is double the angle subtended by the same chord on the circumference of the circle। means इस chord से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा डबल एंगल होगा इसी chord से बनने वाले किसी भी एंगल से जो कि सर्कमफेरेंस में बन रहा है। दो प्रॉपर्टी मैंने यूज करी यहाँ। पहली प्रॉपर्टी में मैंने बताया ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि सेम chord से वो अंदर एंगल बन रहा है, और इसी chord से जब सेंटर पे एंगल बनेगा तो ये डबल होगा, तो ये होगा 100 डिग्री। हेंस सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और आप बताएंगे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको जितने कम टाइम में सॉल्व करने में आए उतना अच्छा है, तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, जो मैंने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है क्या करना है इसमें। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की गई है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की गई है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की गई है। PQR इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल। सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब क्या है? एक सर्कल है और ये कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ होगा, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है। ऐसा सर्कल जो किसी कॉम्पैक्ट शेप के इनसाइड हो और उसकी सारी साइड्स जो भी शेप है, वो ट्राइंगल है, वो क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्कल से टच हो। तो देखो चारों साइड टच हो रही है। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताता भी जाता हूँ। PQRS है, ये रहा PQRS। क्वेश्चन में कहा है PQ12 है तो PQ12 है, ये रहा 12। QR 15 है, ठीक है। RS जो है वो 14 है, और SP निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखिएगा सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल अगर हो क्वाड्रिलेटरल में तो उसकी अपोजिट साइड के सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मींस व्हाट, देखिए अगर ऐसा डायग्राम आए तो ध्यान रखना QR प्लस PS का सम बिल्कुल बराबर होगा PQ प्लस SR के, ये इसके बराबर ही होगा। ये टेंजेंट की थ्योरम से आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर थ्योरम प्रूव करने का सेंस नहीं, आपको 1 मिनट में आंसर निकालना है। QR PS क्या होता है? देखिए QR की वैल्यू 15 है, PS की वैल्यू आपको नहीं पता, SP PS, ठीक है। की बात है PQ क्या है आपके पास 12, और ये क्या है 14, तो ये 26, ये हो गया 15 और ये हो गया SP। अगर इधर जाएगा तो SP की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, 26 में से 15 का 11, हेंस आपके पास SP 11 आ गया, ऑप्शन में 11 है, बिल्कुल है, डी आंसर, डी ऑप्शन इसका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, ध्यान समझेंगे कि sin थीटा इक्वल्स टू A/B, और आपसे उन्होंने डायरेक्टली पूछा है cos थीटा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें साइन का डायरेक्ट cos से रिलेशन पूछे और a b के फॉर्म में या किसी नंबर के फॉर्म में साइन दिया जाए, तो एक ही फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए, sin थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये किस तरह का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वहां से मैंने डिराइव किया हुआ है, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। साइन की वैल्यू आपको क्या दी है, ध्यान से देखिए, sin थीटा इक्वल्स टू आपको दिया A/B, और आपको cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने कहा sin थीटा इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, वैसे cos थीटा इक्वल्स टू होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा आपको निकालना है यहाँ पर 1 माइनस sin की वैल्यू क्या दी है, A/B, ध्यान रखेंगे A/B का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो देखेंगे A माइनस स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो वन लेंगे हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के होल अपॉन में b स्क्वायर। ये जो b स्क्वायर है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा नीचे, लेकिन ऊपर के स्क्वायर बाहर नहीं आ पाएंगे। कई बार स्टूडेंट को लगता है सर ऐसा क्यों होता है कि ये स्क्वायर आपने बाहर नहीं लिया लेकिन नीचे का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स है, b स्क्वायर अलग टर्म है, a स्क्वायर अलग टर्म है। तो अगर आपको स्क्वायर से बाहर निकालना है इसको, तो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तभी ये रूट से बाहर आ सकता है, अदरवाइज ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लेकिन ये b स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि अकेली टर्म है, इंडिविजुअल टर्म है, रूट से जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो b बनेगा। ये है cos थीटा की वैल्यू। और ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन सी बता रहा है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन b, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इसको करना है। मैं 12th क्वेश्चन यहाँ पर बता सकता हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन में 12th में ही बता रहा हूँ, देखिए है ना। क्वेश्चन में 12th में क्या दिया है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ दिया है आपको डायरेक्ट फाइंड करना है इसमें sec थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस sin थीटा। देखिए ये आसान है क्वेश्चन, थीटा की जगह a दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। sec थीटा sec tan थीटा और 1 माइनस sin, इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करना मतलब sin cos में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको देखिए कि सिंपलीफाई करना है, प्रूव नहीं करना है, तो sin cos में कन्वर्ट कर दीजिए। sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos a, tan को लिख सकते हैं sin बाय cos a अगेन, और इसको ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस sin एज इट इज, ठीक। अब आपको पता है cos और cos नीचे है तो इनका एलसीएम भी cos ही रहेगा, ठीक, और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस sin, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है 1 प्लस sin, ये है 1 माइनस sin, मींस a प्लस b, a माइनस b। अगर मैं इसमें a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला लगा दूं तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी बना, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 1 माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए मैं यहीं पे आइडेंटिटी बता रखी है आपको, वो आइडेंटिटी आपको दिख रही है वहां पे, तो वहां से निकाल सकते हैं वैल्यू। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है cos स्क्वायर a, और अपॉन में cos a ऑलरेडी है, ये cos से cos कैंसिल, तो क्या बचा cos a। cos a ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, आंसर डी, तो डी आंसर जो है वो रहेगा इसका। ठीक, क्वेश्चन में कहा है अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट, एक पोल है, 13 क्वेश्चन में कहा है एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, ये पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, और इट कास्ट शेडो टू √3 मीटर ऑन द ग्राउंड है। अगर मैं मान लूं यहां से सूरज है, मान लीजिए सूरज की किरणें आ रही है, इस पोल पे पड़ेंगी, तो इसकी सूरज की किरणें जैसे ही पोल पे पड़ेंगी तो पोल की जो परछाई है, जो शेडो है, वो जमीन पर इस तरह की बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे शेडो बनेगी 2√3 मीटर। वो ये पूछ रहे हैं देन द सन्स एलिवेशन इज व्हाट, मींस ये जो पॉइंट यहाँ पर आया है, यहाँ से कितने डिग्री का एलिवेशन सन की तरफ बन रहा है, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना, तो यहाँ से कितना एलिवेशन सन की तरफ बन रहा है, जिस कारण से ये इस तरह का शेडो का जो है डिग्री, सॉरी शेडो की जो वैल्यू है मीटर है, वो 2√3 क्यों आई है? क्योंकि 6 मीटर हाइट है इसकी, और अगर यहाँ पे 2√3 आया है तो ये एंगल पूछा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे 6 और 2√3 इंपॉर्टेंट है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो जब परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो तो आपको हमेशा tan थीटा का यूज करना है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया है 6, नीचे दिया है 2√3, 2 से कैंसिल हुआ 3√3, इसको रैशनलाइज कर लीजिए ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाए। √3 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लिया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या बनकर तैयार होगा 3√3 डिवाइडेड बाय 3, हेंस ये 3 से 3 कैंसिल, तो √3 आया। तो आप मुझे बताइए tan की वैल्यू √3 कब होती है? tan कब होता है? जब √3 हो, तो होता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे एक डिग्री क्या आएगी 60 डिग्री। tan रूट थीटा की जो वैल्यू है वो √3 आई है, और tan थीटा 60 डिग्री पे ही √3 होता है, हेंस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 60 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे एलिवेशन कितने का बन रहा होगा एंगल का 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सीधी सी बात है कि अगर सर्कल का एरिया और पेरीमीटर इक्वल हो तो बताइए रेडियस क्या होगी। ठीक है, कोई भी सर्कल हो सकता है, मान लीजिए सर्कल हमने लिया, इसकी रेडियस हमको पता करनी है। क्वेश्चन में कहा है कि पेरीमीटर जो है वो एरिया के इक्वल है। अच्छा, पेरीमीटर होता क्या है सर्कल का? 2πr। एरिया होता क्या है सर्कल का? πr स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो 2 = r, मींस रेडियस क्या होगी सर्कल की 2 सेंटीमीटर। कितनी आसानी से आगे 10 सेकंड में आंसर आ गया। तो आपको पता होना चाहिए आंसर ए होगा, इसका ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक, तो रेडियस क्या होगी ऐसे सर्कल की जिसका पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो, 2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे फोकस करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 15 में बताया है देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है इट इज proposed to build a single circular park in area to sum of the areas of two circular parks of diameter 16 and 12 meter in a locality. The radius of new park is। क्वेश्चन में कहा है कि एक पार्क जो है सर्कुलर पार्क गार्डन में बनाना है हमको, तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर पार्क जो बनाना चाहते हैं उसकी जो रेडियस होगी वो दो छोटे छोटे पार्क जो डिफरेंट दिए उन्होंने उनकी रेडियस के सम के बराबर हो। उन्होंने कहा है दो पार्क आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वेश्चन में देखिए रेडियस की इक्वल नहीं, बताता हूं आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक आपके पास सर्कल है, ये पार्क है, ये पार्क 1, ठीक, इसकी जो डायमीटर है वो कितनी दी हुई है, वो है 16 मीटर। ठीक है, उन्होंने कहा दूसरा एक और पार्क है हमारे पास जिसका नाम है P2, जिसकी डायमीटर है 12 मीटर। इन्होंने कहा कि एक बड़ा सा सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कुलर पार्क के एरिया के सम के बराबर हो, जिसका एरिया इन दोनों सर्कुलर पार्क के एरिया के सम के बराबर हो। तो वो सर्कुलर पार्क बहुत बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या कहा, एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाया और हमें नहीं पता कि इसकी रेडियस क्या है। इसकी डायमीटर 8 है तो इसकी रेडियस क्या होगी, डायमीटर 16 है तो रेडियस होगी 8, इसकी डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या होगी 6। ठीक है, अब इन दोनों के एरिया का जो सम है वो तीसरे बड़े सर्कल के एरिया के बराबर होगा। इन दोनों सर्कल के एरिया का जो सम होगा वो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r3 स्क्वायर। ठीक है, पाई अगर यहाँ पाई है, पाई तो पाई कॉमन ले लीजिए आप पहले, यह है r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर और यह है पाई r3 का स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड है, r3 निकालना है हमको, तो पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर क्या है 8, 8 का स्क्वायर होता है, यस, r2 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर होता है और यहाँ है r3 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, इसका 36 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ का तो क्या हो जाएगा 100 रूट इक्वल टू r3। 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का। ठीक है, मतलब जो बड़ा सर्कल होगा या बड़ा सर्कुलर पार्क होगा उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर 10 मीटर होगी और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है न्यू पार्क की रेडियस 10 मीटर, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है।
ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। इन्होंने कहा है देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, एक ग्रीन स्क्वायर बोर्ड बना दिया हमने। लेट्स से ये ब्लू है, हमारे ग्रीन हो गया कलर में, ठीक है। इसकी साइड है 2a 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 2a, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है सर्कमस्क्राइबिंग रेड सर्कल, मींस यहां पे अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग रेड सर्कल, मतलब ये रेड कलर का है अंदर से और ये ग्रीन कलर का है स्क्वायर, ठीक है। ये रेड कलर का अंदर से। उन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन ग्रीन, he keeps the dot on the green region। अब ग्रीन रीजन कौन सा है मैं आपको बता दूं। ग्रीन रीजन है ये ब्लैक जो मैंने बनाया है वो ग्रीन है, ये जो है ग्रीन रीजन है, ये जो रीजन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये ग्रीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि जयदेव नाम के बच्चे को कहा गया कि भैया आप एक डॉट लगा दीजिए, और डॉट जो है क्या प्रोबेबिलिटी है जो वो डॉट है वो इन 4 रीजन में लगाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी क्वेश्चन एक्चुअली 3-4 मार्क का बन सकता है, भाई 1 मार्क का ऑब्जेक्ट में दिया है, तो कैसे कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन द टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, ये वाला रीजन, ये 4 छोटे छोटे रीजन, और टोटल आउटकम मींस एरिया ऑफ टोटल स्क्वायर। तो वो चाह रहे हैं कि जो ग्रीन रीजन है अगर वहां वो डॉट लगाता है तो उसके चांसेस कितने होंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी वो जनरेट करेगा। तो अगर हम देखें जो फेवरेबल हमारे पास आउटकम है वो हमारे पास कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर सर्कल हटा दूंगा तो वो 4 हिस्से छोटे छोटे बचेंगे जो ग्रीन वाले हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर माइनस ये होता है पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी दी है 2a, इसका स्क्वायर और पाई आर। रेडियस के बारे में तो क्वेश्चन बात ही नहीं कहीं, कुछ कहां से निकाले रेडियस, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर। ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल मतलब ये पूरी डायमीटर कंसीडर होगी इसकी, है ना, कि 2a डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी a, रेडियस क्या होगी इसकी a, क्योंकि 2a अगर पूरी डायमीटर है, देखिए यहाँ पे ये 2a पूरी डायमीटर है, ये 2a पूरी डायमीटर है, क्योंकि तो साइड की क्वेश्चन की डायमीटर होती है, तो इसकी हाफ क्या होगी, इसकी हाफ रेडियस होगी a, रेडियस क्या होगी, तो मैं रेडियस की जगह क्या ले रहा हूँ a, मैं क्लियर मेंशन कर रहा हूँ रेडियस a या a ले लिया स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा कैसे लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर कॉमन 4 माइनस पाई, ठीक है। 4 माइनस पाई यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब हमको निकालना है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब कौन सा हमारा एरिया, टोटल पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं आपको डिटेल में करके बता रहा हूँ, इनकेस क्वेश्चन 3-4 मार्क का आ जाता है तो भी कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सीख लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है 2a, इसका स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर। तो आपने टोटल आउटकम भी निकाल लिया, फेवरेबल आउटकम भी निकाल लिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, FO अपॉन में TO मींस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। FO कितना है आपके पास, ये रहा a स्क्वायर और 4 माइनस पाई, और ये कितना है टोटल आउटकम, ये रहा 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर से इसको कैंसिल, 4 माइनस पाई को 4 क्या गया आंसर। ये 4 से 4 कैंसिल मत कर देना, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है और एक कॉमन में नहीं आ रहा है, ठीक है, अलग से टर्म है वो। जैसा ऑप्शन को दिया है क्या, बिल्कुल दिया है ऑप्शन बी। सोच सकते हैं आप 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कितना ज्यादा ट्रिकी भी था, और बच्चे प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ स्क्वायर का भी यूजेज इतना डेप्थ में आ जाए। तो यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टूड कि ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को जो है डिजाइन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सर 17 पे मूव करते हैं। 17 क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए आसानी से, ठीक है। बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from the pack of 52 cards. What is the probability of getting black card from the remaining pack? पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, 52 पत्ते टोटल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा टोटल 52 कार्ड्स हैं, इन 52 कार्ड में से 2 हार्ट के कार्ड्स और 4 स्पेड के कार्ड्स। अच्छा, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, उनको थोड़ा समझा दूं क्या है ये सब, है ना। कार्ड्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से 2 ये रेड होते हैं 26 और यहाँ पे ब्लैक होते हैं 26, और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं रेड में, यहाँ होता है डायमंड, है ना, डायमंड और हार्ट, ये दोनों रेड में आते हैं, ठीक है। ये होंगे 13 कार्ड्स, ये होंगे 13 कार्ड, सिंपली ये होंगे स्पेड और ये होंगे क्लब। ये चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। टोटल 52 कार्ड्स हैं, 26 रेड है, 26 ब्लैक है, आधे आधे। उन रेड में भी 2 कैटेगरी है, डायमंड और हार्ट की। डायमंड ऐसा दिखता है, जिनको नहीं पता है देख लीजिए, हार्ट तो सभी को पता है, ठीक। स्पेड जो है वो कुछ 5 जैसा ऐसा, और ये जो सीढ़ी है कुछ ऐसा, है ना। ये आई थिंक ये होती है चारों कॉम्बिनेशन, ठीक। यहाँ पे हमको बताया है, क्वेश्चन में कहा है 6 कार्ड टोटल मिसिंग है, 2 कार्ड तो हार्ट के मिसिंग है, यहाँ पे 2 कार्ड हार्ट के मिसिंग हो चुके हैं, और 4 कार्ड स्पेड के मिसिंग हो गए। ये 4 कार्ड यहाँ से स्पेड के मिसिंग हो गए, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग। तो टोटल 52 में से 6 कार्ड तो चले गए, अब आपके पास टोटल 46 कार्ड्स रिमेनिंग है,
मतलब जो भी कार्ड आपका निकल के आएगा उन 46 कार्ड में से एक होगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम तो आपके तय हुए कितने हो गए। टोटल आउटकम का मतलब ये होता है जितने टोटल हमारे पास सैंपल स्पेसेस अवेलेबल हैं जिनमें से हम प्रोबेबिलिटी काउंट कर सकते हैं। तो 52 कार्ड तो बचे नहीं है, 6 तो चले गए, 46 कार्ड बचे। अब उन्होंने क्या कहा है, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, ब्लैक कार्ड। वो कह रहे हैं केवल ब्लैक कार्ड को ही वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ब्लैक कार्ड में अगर देखें हम तो देखो ये 26 ब्लैक होते हैं, ठीक। रेड से हमको मतलब ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो तो ब्लैक को जो है चाह रहे ब्लैक लेना, तो रेड से मतलब ही नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं ब्लैक में से 4 स्पेड तो चलेगा, हमने कहा 4 स्पेड तो चलेगा, तो मतलब स्पेड कितने रहेगा 9 प्लस ये भी कितने 13, तो टोटल 22 कार्ड ही है ऐसे जो बचे हैं ब्लैक में। तो हमारे पास 22 क्या हो गए, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। 22 जो है हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए, और 46 कार्ड टोटल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हार्ट में से 2 चले गए तो 11 हार्ट के कार्ड बचे हुए हैं, और यहाँ पे 13 प्लस 11 24 प्लस 22 टोटल 46 कार्ड्स है। लेकिन ब्लैक कार्ड कितने बचे, केवल 22। हेंस हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हम निकाल चुके हैं, ये 22 और टोटल आउटकम है 46। इसको कैंसिल नहीं करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, बी ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। अदरवाइज ये कैंसिल होकर 11/23 हो सकता था, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, नहीं दिया नहीं करेंगे, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का आया हुआ है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है देखिए। हाइट आपको दी है बिलो 140, 145, 150, 155, 160 एंड 165, और नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स दी है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मैं आपको पहले बता दूं, मॉडल क्लास की अपर लिमिट हम जब निकालते हैं तो इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें दी जाती है वहां से हम ये बात को फाइंड करते हैं कि अपर लिमिट क्या होगी। जहां पे हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी जाती है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जब भी आपको ध्यान रहना लेस देन या बिलो के फॉर्म में जब आपको इंटरवल दिए जाते हैं तो हमेशा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ आपको ऐसी दी है 4, 11, 29, 40, 46 और 51, और आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे निकालनी है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो CF है वही F हो जाएगी फर्स्ट इनिशियल फर्स्ट वैल्यू के लिए, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसकी जो गैप रहेगी वही आपको निकालना है। तो 11 में से 4 गए यहाँ पर 7, फिर 29 में से 11 गए तो यहाँ पर 18, फिर 40 में से फिर 29 माइनस है, आपको माइनस करते हुए चलना है 11, और देन 46 में से आप 40 माइनस करेंगे 36, और अगर आप 51 में से 46 माइनस करते तो 5। हेंस ये आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई है। अब आप इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां दिख रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू जहां पर होगी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा इंटरवल आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन सा इंटरवल आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो बिलो 140 यहाँ पर रहेगा, यहाँ रहेगा 140 से 145, और यहाँ रहेगा 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। अच्छा बिलो के लिए आप इसको 5 का गैप चल रहा है, तो हम 135 से 140 ले लेते हैं यहाँ पर। ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, लेस देन या बिलो को हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब आप खुद देखिए ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपर लिमिट क्या बताया 150, तो 150 अपर लिमिट है, हेंस इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 150। तो 150 जो है इसका आंसर होगा, अपर लिमिट है ये, मैं बताया था आपको ये है अपर लिमिट, ठीक है। दिस इज फॉर अपर लिमिट, और किस तरीके से हमने फाइंड करी, CF दिया था उससे F निकाला, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऑप्शन में हमें दिया है डी ऑप्शन है, तो मैं डी लिख दूंगा ऑप्शन, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 19 और 20 क्वेश्चन जो है ये असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है चैप्टर्स का, ताकि आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएं। तो पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्या है मैं बता देता हूं आपको। स्टेटमेंट पहला दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप is the sum of the curved surface area of the hemisphere and the curved surface area of the cone। आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, एक डायग्राम आपको दिया होगा, मैं समझा देता हूँ उसको। यहाँ पे आइसक्रीम का डायग्राम दिया है, आइसक्रीम कोन का, ठीक है, ठीक। और वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो टोटल सरफेस एरिया है पूरे आइसक्रीम का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बिल्कुल सही। जब भी आपको पूरे शेप का टोटल सरफेस एरिया पूछे और वो शेप एक से ज्यादा फिगर से मिलकर बना है, जैसे ये जो एक शेप आपको दिख रहा है पूरा आइसक्रीम का, इसमें ऊपर वाला पार्ट हेमिस्फीयर है और नीचे जो है वो कोन है, तो ये दो शेप से मिलकर बना हुआ शेप है। तो जब भी वो दो या दो से ज्यादा शेप से मिलकर बना के कोई फिगर बना रहे हैं और उस केस में आपको टोटल सरफेस एरिया पूछते हैं वो, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इंडिविजुअली जो शेप जितनी भी दी हैं उनका कर्व सरफेस एरिया ऐड ऑन करना है। वो वर्ड लिख के देंगे टोटल सरफेस एरिया, लेकिन आपको कर्व सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना है उस केस में, क्योंकि वो पर्टिकुलर शेप का टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहे हैं, वो कंबाइंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। इट मींस वो ये नहीं कह रहे हैं कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताइए या कोन का, वो कह रहे हैं जो पूरा शेप है आइसक्रीम उसका टोटल सरफेस एरिया वो पूछ रहे हैं। तो उसमें जितने शेप इन्वॉल्व हैं उनका CSA लगता है। तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया वर्ड देख के उन्हें लगता है कि शायद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, बट इस जगह पे वो गलत हो जाते हैं। हेंस पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। बिल्कुल सही बात है कि जो ये टॉप अब ये बनेगा, ये पूरा शेप बनके तैयार होगा, ये जो टॉप वाला हिस्सा है इसको आप कैसे ज्वाइन करेंगे कोन से, तो ये जो हेमिस्फीयर की जो सरफेस है, हेमिस्फीयर की जो सरफेस है उसको अगर आप कोन की सरफेस से अटैच कर देंगे, हेमिस्फीयर की सरफेस को, ये हेमिस्फीयर ऐसा है, ये हेमिस्फीयर ऐसा है और ये कोन ऐसा है ना, अब इन दोनों सरफेस को आप टच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तब जाके पूरा स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, दोनों की जो प्लेन सरफेस को ऐड करेंगे, जॉइन करेंगे, अटैच करेंगे, तब जाकर आप इस एरिया को फाइंड कर पाएंगे। हेंस यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट भी सही दिया है और असर्शन भी सही दिया है और रीजन भी सही दिया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बोथ ए एंड आर टू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, है ना, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आंसर, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहा है हम देखते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है -5, -5/2, 0, 5/2 एंड डॉट 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 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट मींस आपको एक सीरीज दी है, यू हैव टू चेक कि ये पर्टिकुलर सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं आप किसी पर्टिकुलर सीरीज को कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं, तो हम डी फाइंड आउट करके ये चेक करते हैं कि अगर उसका जो डी है वो कॉमन आया तो हम कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं पहले वैल्यूज दे रहा हूं, यहाँ पे वैल्यूज में -5, -5/2, 0, 5/2, ठीक है। तो ये होगी A1, A2, A3, A4 और डॉट 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 सीरीज चल रही है। तो हम A2 - A1 निकालते हैं पहले, ठीक है। A2 क्या है यहाँ पे -5/2 -5, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -5/2 + 5, तो 5 में से अगर 5/2 गए मतलब 2.5 गया, 5 में से 2.5 चले गए तो 2.5 बचेंगे, 5/2 बचेगा, तो ये डी हमारे पास बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से A3 - A2 करेंगे, A2 - A1, A3 - A2, ये सेम पैटर्न है, इसमें डी ही निकलेगा। अगर दोनों केस में डी सेम आया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। तो A3 क्या है हमारे पास, A3 है हमारे पास 0, जैसे दिख रहा है आपको, -5/2, तो माइनस माइनस प्लस, एट द एंड आंसर क्या आएगा 5/2। मींस A3 - A2 और A2 - A1 सेम आया, इट मींस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये जो असर्शन दिया हुआ है ये राइट है। अब हम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। वापस से पढ़ रहा हूं, द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स होते हैं, उसमें जो नंबर्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो पॉजिटिव सीरीज होगी या तो नेगेटिव। बट ये बात तो गलत है, आपके सामने ये सीरीज आपको दिख रही है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है 5/2, और आगे मैं बढ़ाऊंगा तो पॉजिटिव आते जाएंगे। हेंस पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ये कोई रीजन नहीं हुआ कि इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे हम, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है कि एक सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। हेंस इसका आंसर होगा A is true but R is false, मींस सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसी के साथ हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, वहां पर आपको ट्रिक्स आना बहुत जरूरी है, खासकर ऑब्जेक्टिव्स में। और आपका एम होना चाहिए कि आप 50 से 60 मिनट में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आसानी से कर पाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बचा हुआ जो पेपर है वो 2 घंटे में भी कवर करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने यही देखा 20 क्वेश्चन को कैसे छोटी ट्रिक्स के साथ सॉल्व करें, और उसी के साथ क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ा आपको तो टाइम ज्यादा लगा, बट कहीं भी अगर आप खुद से सॉल्व करते तो आई थिंक ये 30 to 35 मिनट्स का आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते थे। आई होप आपको यहाँ पे सॉल्यूशन समझ आए होंगे, और अगर कोई डाउट आपको रहा हो किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में आप रेडी रहिए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि हमें सॉल्व करने हैं, और उसके लिए भी बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशंस लेके आऊंगा, ताकि आप बहुत इजीली इसको देख पाएं। ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।